मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें और जब कमाने लगे तब मुझे बुला लेना। पत्नी सुनीता का यह रूप देखकर नरेश सहम गया। नरेश बोला, देखो, तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हो जाने दो, कम से कम आपको अकल तो आएगी। सुनीता बोली, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैं अपने आप से बहुत समझौता किया है। नरेश बोला, मैंने भी तो बहुत सहा है और आपके मुंह से यह सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। आप बस कहते रहते हैं, कुछ करते धरते तो है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे रिजल्ट चाहिए। आप यह नौकरी बदलें और जब ज्यादा तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी करने लगे तब मुझे बुला लेना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए सुनीता अपने सामान से भरा बैग लेकर बेटी रक्षा के साथ पैर पटकते हुए चली गई। नरेश ठगा सा देखता रह गया। दरअसल जब से उसने नौकरी बदली है और उसे थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ी है, तब से घर की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। वह परेशान था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। घर में झगड़े की वजह से अगले दिन नरेश का दफ्तर के काम में मन नहीं लगा। उसने सारा काम बेमन से निपटाया। छात्राओं के दाखिले का समय होने से काम को यूं ही बहुत ज्यादा था। यह सब सुनीता नहीं समझती थी। उसके इस नादानी भरे कदम से नरेश चिढ़ गया था। नरेश ने भी तय कर लिया था कि अब वह सुनीता को बुलाने नहीं जाएगा। वह अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से ही आना होगा। रात के 10 बज रहे थे। नरेश नींद के इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। इतने में मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसे लगा कहीं सुनीता का तो फोन नहीं। शायद उसे गलती का एहसास हुआ हो, पर नंबर देखा तो किसी और का था। कौन? नरेश ने पूछा। सॉरी सर, इस समय आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। नरेश को फोन पर आई उस औरत की आवाज कुछ पहचानी सी लगी। कोई बात नहीं, आप बोले, नरेश ने कहा। नमस्ते, पहचाना? मैं अंजू। ट्रेनिंग में दाखिले को लेकर 1-2 बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है। ओहो हाँ अंजू, तो तुम हो, कहो इस वक्त कैसे फोन किया तुमने? सर, आज दिन में जब आपको फोन किया था तो आपने ही कहा था कि अभी मैं बिजी हूँ, शाम को बात करना। इस वक्त तो रात है। सर, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, अब जाकर मिला है। ठीक है, कहो क्या कहना है? सर, उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरा दाखिला हो तो जाएगा ना? देखो, इंक्वायरी काफ़ी आ रही है, मुश्किल तो पड़ेगी। सर, दाखिले का काम आप देख रहे हैं। आप चाहे तो मेरा एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। आप नए आए हैं, पर आपके पहले जो सर थे वे तो कुछ सुनते ही नहीं थे। उसकी आवाज़ में चिरोरी थी। आपकी पारिवारिक हालत कैसी है? आपने बताया था आपकी माली हालत ठीक नहीं है, नरेश ने कहा। आपको ये बात याद रह गई। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी में हैं। उनकी तनख्वाह तो वैसे कम ही है, ऊपर से भी शराब भी पीते हैं। वे मुझ पर बेवजह शक करते हैं, मुझे मारते पीटते रहते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ रहते रहते तंग आ गई हूँ। मेरी एक बच्ची भी है। मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली ने ही मुझे आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। अगर आपकी मदद से मेरा ट्रेनिंग में दाखिला हो जाएगा तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। अंजू जैसे भावनाओं में बहकर सब कुछ कह गई।
देखो इस वक्त रात काफी हो गई है, अभी दाखिले के समय है। आप 1-2 दिन बाद मुझसे बात करें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। और फोन कट गया। अगले दिन अंजू का दिन में ही फोन आ गया। बात लंबी होती थी, सो नरेश को कहना पड़ा कि वह रात को उसी समय फोन करे तो ठीक रहेगा। रात के 9 बजे अंजू का फोन आ गया। उसने बताया कि उसके पति के नशे में धुत सोते समय ही वह बात कर सकती है। नरेश अंजू के दुख से अपने दुख की तुलना करने लगा। वह अपनी पत्नी से दुखी था तो वह अपने पति से परेशान थी। धीरे धीरे अंजू नरेश से खुलने लगी थी। नरेश ने भी अपने अंदर उसके प्रति लगाव को महसूस किया था। उसे लगा कि वह औरत नेक है और जरूरतमंद भी, उसकी मदद करनी चाहिए। अंजू ने फोन पर कहा, आपकी बदौलत अगर यह काम हो गया तो मैं अपने शराबी पति को छोड़ दूंगी और अपनी बच्ची के साथ एक स्वाभिमानी जिंदगी जीऊंगी। नरेश ने उससे कहा, जब इंटरव्यू होगा तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। अब उन दोनों के तकरीबन रोजाना फोन पर बातें होने लगी थी। एक बार जब अंजू ने नरेश से उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह शादी के बाद छिपा गया। नरेश के अंदर एक चोर आ गया था। अनजाने में ही वह अंजू के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। शायद ऐसा सुनीता की बेरुखी से भी होने लगा था। अंजू ने एक बार नरेश से पूछा था कि जब वह ट्रेनिंग के लिए उसके शहर आएगी तो वह उसे अपने घर ले जाएगा या नहीं, शॉपिंग पर ले जाएगा या नहीं। नरेश ने उससे कहा, पहले दाखिला तो हो जाए, फिर यह भी देख लेंगे। दाखिले का समय निकट आने लगा था। नरेश ने सोचा कि अब अंजू का काम होने तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। रहा सवाल सुनीता का, तो रह लेने दो उसे अपने माता पिता के पास। अंजू के फार्म वगैरह सब जमा हो गए थे। इंटरव्यू की तारीख तय हो गई थी। नरेश ने अंजू को फोन पर ही इंटरव्यू की तारीख बता दी थी। वह बहुत खुश हुई और बताने लगी कि फीस के पैसे का सारा इंतजाम हो गया है, कुछ उधार लेना पड़ा है। एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर वह सबका उधार चुकता कर देगी। फोन पर हुई बात लंबी चली। बीच में 3-4 बीप की आवाज का ध्यान ही नहीं रहा। देखा तो सुनीता के मिस कॉल थे। इतने समय बाद, वे भी अभी। उसे फोन करने की क्या सूझी। इतने में फिर सुनीता का फोन आया। वह शक करने लगी कि वह किस से इतनी लंबी बातें कर रहा था। नरेश ने झूठ कहा कि स्कूल के जमाने का दोस्त था। सुनीता ने खबरदार किया कि वह किसी औरत के फेर में ना पड़े और आजादी का गलत फायदा ना उठाए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। नरेश ने कहा, मुझ पर इतना भी हक जमा रही हो तो मुझे छोड़कर क्यों गई। सुनीता ने बात को बदलते हुए नरेश को नई नौकरी की याद दिलाई। नरेश ने भी इधर उधर की बातें करके फोन काट दिया। अभी तक अंजू से सारी बातें फोन पर ही होती रही थी। फार्म भरा तो उसमें अंजू का फोटो था। फोटो में वह अच्छी खासी लग रही थी, मानो अभी तक कुंवारी ही हो। अब जब आमना सामना होगा तो कैसा लगेगा, यह सोचकर ही नरेश को झुरझुरी सी होने लगी थी। जैसे जैसे दिन कम होने लगे थे वैसे वैसे अंजू के फोन भी कम आने लगे थे। शायद नरेश को अंजू के बैलेंस की फिक्र थी। जब मिलना हो रहा है तो फिर फोन का फजूल खर्च क्यों। आखिर दिनों में अंजू ने आने जाने और ठहरने संबंधी सभी जानकारी ले ली थी। आखिर वह दिन आ ही गया। नरेश ने अपना घर साफ सुथरा कर लिया कि वह उसे घर लाएगा। सभी प्रवेशार्थी इकट्ठा होने लगे थे। सभी की हाजिरी ली जा रही थी कि कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया। लेकिन यह क्या, अंजू की हाजिरी नहीं थी। नरेश तड़प उठा। जिसका दाखला कराने के लिए इतने जतन किए उसी का पता नहीं। यह औरत ही क्या है
कुछ फिक्र ही नहीं। अगर कोई रुकावट है तो बताना तो चाहिए था ना फोन पर। नरेश ने अंजू को फोन किया, लेकिन ये क्या, फोन भी बंद था। यह तो हद हो गई। इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुमकिन हो कि ट्रेन लेट हो गई हो। स्टेशन भी फोन लगा लिया तो मालूम पड़ा कि ट्रेन तो समय पर आ गई थी। अब हो सकता है कि टिकट कंफर्म ना होने से वह बस से आ रही हो। इंटरव्यू हो गए और सभी सीटों की लिस्ट देर शाम तक लगा दी गई। अब कुछ समय नहीं हो सकता। अंजू तो गई काम से। अच्छा भला काम हो रहा है। यह क्या हो गया? जरूरी कोई अनहोनी हुई होगी उसके साथ, वरना वह आती। नरेश अगले 2-3 दिन लगातार फोन मिलाता रहा, पर वह बंद ही मिला। हार कर उसने कोशिश छोड़ दी। 5वें दिन अचानक दफ्तर का समय खत्म होने से कुछ पहले अंजू का फोन आया। हेलो। अंजू की आवाज में डर था। नरेश उबला, अरे अंजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यह क्या किया तुमने? तुमको आना चाहिए था ना। मैं इंटरव्यू वाले दिन से तुम्हें लगातार फोन लगा रहा हूँ और तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। आखिर क्या बात है? वह एक सांस में सब कुछ कह जाना चाहता था। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मुझे माफ कर दें। आखिर बात क्या हुई है? कुछ तो कहो। कहीं तुम्हारा वह शराबी पति? दरअसल मैं आपके यहाँ के लिए निकलने के लिए पहले अपनी बेटी निशा को अपनी मम्मी के यहाँ गांव छोड़ने जाने के लिए सवारी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी जरूरत से ज्यादा भर ली गई थी। ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। इतने में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने कच्चे में गाड़ी उतारी और ऐसा करते समय गाड़ी पलट गई। ओहो, फिर? आगे के हालात जानने के लिए जैसे नरेश बेसब्र हो उठा था। गाड़ी पलटने से सभी सवारियां एक दूसरे पर गिरने से दबने लगी। चीख पुकार मच गई। निशा बच्ची थी, वह भी चीखने लगी। मैं निशा के ऊपर गिर गई थी। तभी कुछ मददगार लोग आ गए। थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। उन लोगों ने हमें वहां पकड़कर खींचा। निशा बेहोश हो गई थी और मुझे भी चोटें आई थी। कई सारे लोग घायल हुए थे। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। निशा को दूसरे दिन आईसीयू में होश आया। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। हम दोनों के इलाज में फीस के जोड़े पैसे ही काम आ रहे थे। हम अभी भी अस्पताल में हैं। मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ और निशा के पापा दवा लेने बाहर गए हैं। तभी आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप नाराज हो रहे होंगे। मुझे आपकी फिक्र थी। आपने सचमुच मेरा कितना साथ दिया। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो यह अनहोनी हो गई। सारा पैसा खत्म होने को है। अब मेरा आना ना होगा कभी। मुझे अब हालात से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक अच्छी बात बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि निशा के पापा अस्पताल में हमारी फिक्र कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग को लेकर, फीस को लेकर मेरी कोशिश के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो वे दुखी हुए। रात में उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरकर सुबकते हुए कहा कि बहुत हुआ, संभालो अपने आप को। मैं नशा करना छोड़ दूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। इनके मुंह से ऐसा सुनकर तो जैसे मैं निहाल हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब सुधर जाएंगे। फोन पर यह सब बातें तो जैसे नरेश धड़ाम से गिरा। सारे सपने अटके और चूर चूर हो गए। आखिर में अंजू ने कहा, अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, रखती हूँ, गुड बाय। नरेश ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या सोचा था, क्या हो गया? कैसे कैसे सपने अंजू को लेकर बुन डाले थे, पर आखिर वही होता है जो होना होता है। यह सब एक याद बनकर रह जाएगा। दफ्तर का समय पूरा हो चुका था।
नरेश घर की ओर बोझिल कदमों से निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि सुनीता बैग पकड़े रक्षा का हाथ थामे दरवाजे पर खड़ी थी। नरेश को देखकर सुनीता ने एक मुस्कान फेंकी, पर उसका भावहीन चेहरा देखकर बोली, क्या बात है, हमें देखकर आपको खुशी नहीं हुई? तब तक रक्षा नरेश के नजदीक आ चुकी थी। उसने रक्षा को प्यार से उठाकर चूमा और नीचे खड़ा कर जेब से चाबी निकालकर बोला, अपनी मर्जी से आई हो या पिताजी ने समझाया है? पिताजी ने तो समझाया ही। मुझे भी लगा कि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए आपकी कोशिश में हमारे घर लौटने से ही तेजी आएगी। सुनीता रबड़ को उतना ही खींचो कि वह टूटे नहीं, इसलिए तो चली आई जनाब। दरवाजा खुल चुका था। तीनों अंदर आ गए। अरे वाह, घर इतना साफ सुथरा, कहीं कोई? सुनीता ने आंखें तरेरी। सुनीता, अब बस भी करो, फिजूल के वहम ठीक नहीं है। आपका आए दिन फोन बिजी होना शक पैदा करने लगा था। आप मर्दों का क्या बोल चुकी? क्या हम सब तुम्हारे लौटने की खुशी मना सकते हैं? क्यों नहीं, मैं सबसे पहले चाय बनाकर लाती हूँ। कहते हुए सुनीता रसोई घर में चली गई। रक्षा ने टेलीविजन चलाया और नरेश फ्रेश होने बाथरूम में घुस गया। सुनीता के आने से अंजू के मामले में नरेश का सिर भारी होने से बच गया। आमतौर पर नरेश शाम को नहीं नहाता था, पर ना जाने क्यों आज नहाने की इच्छा हो गई और वह बाथरूम में घुस गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।